Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. भारत में कोरोना संक्रमण का एक दिन का आंकड़ा पहली बार पहुंचा 55,000 के पार। संक्रमण से मौतों की संख्या हुई 35,000 से भी ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जल्द डॉक्टरों का वेतन देने का दिया आदेश। राजस्थान में चल रही सियासी उथापथल, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना के कारण गहलोत समर्थक विधायकों को भेजा गया जैसलमेर के रिसोर्ट में। सभी विधायक 14 अगस्त तक रहेंगे रिसोर्ट में। सैफुद्दीन सोज के बाद कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को किया गया रिहा। लगभग 1 साल रहे डिटेंशन में लोन। सज्जाद लोन पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुशांत राजपूत केस रोज ले रहा है नया मोड़। पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस पहुंची मुंबई। आरोप है कि नहीं मिल रही लोकल पुलिस से कोई मदद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेल बैलेट फ्रॉड को कारण बताते हुए चुनाव में विलंब का दिया प्रस्ताव। रिपब्लिकन पार्टी के ही बड़े नेताओं ने किया इसका विरोध। नवंबर में होने हैं अमेरिका में चुनाव। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है कोरोना महामारी के जो नंबर्स आ रहे हैं। जी हाँ, आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है इस समय कोरोना संक्रमण के फैलने का, वो अमेरिका से 2.5 गुना ज़्यादा है। और जिस रेट से, जिस तेज़ी से जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। हालांकि रिकवरी रेट 10 लाख के ऊपर हो चुका है, लेकिन जो पिछले 24 घंटे में अभी तक जब से ये केसेस सामने आए हैं, पहली बार इस आंकड़े ने 55,000 का आंकड़ा पार किया है। यानी कि पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित केसेस सामने आए हैं। जितनी मौतें हुई हैं उनका नंबर है 35,132। तो जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वो वाकई एक चिंता का विषय है। लगातार इस बात पर कहा जा रहा है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में आ गया है, क्योंकि अभी वैक्सीन, मुझे नहीं लग रहा कि वैक्सीन बहुत जल्द इस देश को या इस विश्व में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द भी आएगी तो 2021 के पहले नहीं आ सकती। ये रियलिस्टिक टाइमलाइन जो सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी अब करनी चाहिए, रणनीति में क्या नया बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जिस तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और अनलॉक की जो कंडीशन है वो शुरू हो गई है, सारी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट खोल दिया गया है। तो ऐसे में अब रणनीति सरकार की या राज्य सरकारों की क्या होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स जूझ रहे हैं उनके लिए भी कम समस्याएं नहीं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये बोला है कि जो 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक और पंजाब, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो कोविड-19 की ड्यूटी में हैं, उनको उनकी जो सैलरीज़ हैं, यानी कि वेतन उन्हें टाइम से नहीं मिल रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बोला है, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको कोट करके बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि यू कैन नॉट बी हेल्पलेस इन इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्शंस। आपको ध्यान होगा कि 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनका पेमेंट टाइम पे होना चाहिए, खासकर जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। अगर जो उनका क्वारंटीन पीरियड है उसमें उनकी लीव नहीं, उसको कंसिडर करना चाहिए। तो ये सारे केसेस को लेकर एक डॉक्टर आरुषि जैन हैं जिन्होंने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था। अब इस मामले की पूरी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की लगातार जो संख्या आ रही है कि कितने सारे डॉक्टर्स की भी मौत हो गई है, क्योंकि लगातार जो पीपीई किट्स का प्रोडक्शन भारी मात्रा में हो रहा है, लेकिन उनकी क्वालिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको ठीक जो एक सही क्वालिटी के जो पीपीई किट्स हैं, जितना भी जो पहनने का सामान है, यूज़ करने का सामान है, उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स कितने सेफ़ हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बढ़कर ये सवाल है कि जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं उन्हें वेतन टाइम से क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है जिसको सरकार ने माना है और कहा है कि देयर इज नो रीजन व्हाई द सैलरीज शुड नॉट बी पेड इन टाइम एज फार एज द हेल्थ वर्कर्स ऑफ द कंट्री आर कंसर्न। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लगातार पी चिदम्बरम कोरोना की महामारी को लेकर लिखते हुए आए हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर सितंबर तक जिस रेट से इस समय कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो सितंबर तक कोई ताजुब नहीं होगा कि देश में 55 लाख केसेस सामने आएंगे। और बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में कहा है दैट सेंटर्स स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स कोविड-19 हैज़ बीन अ टोटल
टोटल फेलियर, यानी कि पूरी तरह से फेल हो गई है जहां तक सेंटर की कोविड स्ट्रैटेजी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर संक्रमण का रेट, अगर उसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें किस तरीके का बदलाव अपनी रणनीति में करेंगी। कंटेनमेंट मेजर्स तो ठीक है कि कंटेनमेंट आप कर रहे हैं, जो अफेक्टेड जोन्स हैं उनमें आप उसको लॉकडाउन की कंडीशंस कई राज्यों में और कई कंटेनमेंट जोन्स में वापस आ रही है, लेकिन जनरल रणनीति में क्या बदलाव आएगा उस पर अभी सरकार की तरफ से या राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, उसकी तरफ से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था यानी कि लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, देश की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी, और साथ में संक्रमण जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है उसे कैसे रोका जाए, ये सारे बड़े सवाल इस समय सरकार के सामने हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। आइए बात करते हैं राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक को लेकर। जी हां, आज एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में स्पीकर विधानसभा यानी कि सीपी जोशी और अशोक गहलोत के पुत्र यानी कि वैभव गहलोत की एक बातचीत सामने आई है, जिसमें सीपी जोशी वैभव को ये बातें कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर हमारे 30 एमएलएज वाकई में चले गए होते तो गहलोत सरकार को कोई नहीं बचा सकता था। इस बात का वीडियो आज वायरल हुआ है, ये काफ़ी लोग इसको देख चुके हैं और वैभव लगातार इस बात को सीपी जोशी इस बात को कह रहे हैं कि अगर 30 एमएलएज सचिन पायलट के कैंप में चले जाते तो अशोक गहलोत की सरकार को टॉपल कर दिया जाता। इस वीडियो में ये साफ हुआ है। अब उसी जगह जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं सतीश पूनिया, उन्होंने कहा है कि ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बात को दर्शाता है कि जो स्पीकर है वो इम्पार्शियल नहीं है, द स्पीकर इज सपोर्टिव ऑफ द कांग्रेस। इस तरीके के एलिगेशंस बीजेपी ने लगाए हैं। अब आपको बता दें कि लगातार स्पीकर के रोल पर और स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू किए हैं उसको लेकर ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। और अब ऐसे में जब ये वीडियो वायरल सामने हुआ है, जब ये वीडियो सामने आ रहा है, तो ऐसे में सवाल वाकई में खड़े होते हैं कि क्या स्पीकर वाकई में इम्पार्शियल है, क्या वो एक न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार स्पीकर के रोल पर सवाल खड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि स्पीकर अपने आप को कैसे बेदाग साबित करते हैं इस वीडियो के बाद, खासकर क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल स्टॉर्म फिर से इसको लेकर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो अब विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। तो ऐसे में गहलोत सरकार के सामने जो चुनौती है कि अपने एमएलएज को वो कैसे बचा के रखें। तो आज आपको ध्यान होगा कि सारे एमएलएज फेयरमाउंट होटल में रुके हुए थे जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे। तो आज वो फेयरमाउंट से उन सारे एमएलएज को जैसलमेर फ्लाइट से लेकर अशोक गहलोत ने उनको वहाँ से शिफ्ट किया है, फ्रॉम जयपुर टू जैसलमेर वाया फ्लाइट। और अशोक गहलोत ने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो रेट्स हैं, जो खरीद फरोख्त जो एमएलएज की है, उनका रेट बहुत बढ़ गया। और उन्होंने कोट भी किया कि एक समय था जब 10 करोड़ में ये जो पूरी खरीद फरोख्त होती थी, फिर 15 करोड़ में, फिर 25 करोड़ में, और अब जो करंट ट्रेंड है और जो करंट राजनीतिक ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय सीधा सीधा लोग एमएलए से ये पूछ रहे हैं कि टेल अस व्हाट यू वांट, यानी कि आपको जो चाहिए आप मुंह खोल कर बोल सकते हो। यानी कि वो आंकड़ा 25 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में एमएलएज को बचा कर रखना ये उनका दायित्व है। अब आपको ये भी बता दें कि जो पॉलिटिकल जो मनूवरिंग्स जो हैं वो चल रही हैं एक लेवल पे, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। अब आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस की तरफ से आज जो एंटी करप्शन ब्यूरो के कुछ ऑफिशियल्स आज मानेसर और गुड़गांव के होटल्स में गए थे। उन्होंने 2 एमएलए से पूछताछ करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो ये सारे जो जितनी भी तरीके की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। जितना साफ लोग उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, everything is not as clear as it is being projected by BJP and कांग्रेस। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि स्पीकर न्यूट्रल है, स्पीकर की इम्पार्शियल भूमिका है, तो आज जो ये वीडियो सामने आया है उसके बाद सीपी जोशी को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा, जिसको लेकर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। वही रही बात सचिन पायलट के कैंप की, और बीजेपी क्या उसका समर्थन कर रही है। तो अगर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिशियल्स को हरियाणा के होटल्स में जाने के लिए नहीं दिया गया,
तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, क्या कारण था कि एंटी करप्शन ऑफिशियल्स को, ब्यूरो के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या बीजेपी उनका समर्थन कर रही है? क्या बीजेपी पायलट के कैंप के एमएलएस को बचा रही है? तो ये सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट की चुप्पी भी सबको ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि सचिन पायलट इस समय क्या कर रहे हैं। क्योंकि सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि एक तरफ सचिन पायलट के बातचीत का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से पायलट वापस आ जाए, लेकिन किन शर्तों पे आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे बड़े सवाल खड़े हैं। तो एक बहुत ही अजीब सी कॉम्प्लेक्स पिक्चर इस समय राजस्थान की राजनीति में चल रही है। अब देखना ये होगा कि ट्रस्ट वोट जिस समय नो कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस वोट की जिस समय बात होती है, तो उस समय अगर सचिन पायलट अपने एमएलएस के साथ वापस आते हैं और किस तरफ वो वोट करेंगे, उस पर अब बड़ी भूमिका उस पर सब आधारित रहेगी कि उनका क्या रोल होगा। सचिन, विच वे विल सचिन पायलट गो? हैज ही ओपन्ड हिज डोर्स विद द कांग्रेस हाई कमांड? दैट्स वन बिग क्वेश्चन। एंड सपोजिंग इफ ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय द बीजेपी, व्हाट इज हिज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हैं, लेकिन एक अनिश्चितता बनी हुई है, एक अनसर्टनिटी बनी हुई है जहां तक राजस्थान की राजनीति का सवाल है। आपको मैंने सारे पहलू दे दिए कि एक वीडियो जो सामने आया है स्पीकर सीपी जोशी का और वैभव गहलोत का, दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने एमएलएस को बचाने के लिए सारे एमएलएस को उन्होंने जैसलमेर शिफ्ट किया गया है, और तीसरा जो इन्वेस्टिगेटिव फ्रंट है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किस तरह से पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रही हैं, वो भी चीज़ सबके सामने है। तो सब कुछ ठीक नहीं है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उधर कोर्ट की भूमिका भी एक अहम भूमिका है। तो इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 पिछले साल 5 अगस्त को हटाई गई थी, और अब मुश्किल से 5 दिन बचे हुए हैं। और 5 दिन पहले आज खबर ये आ रही कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे सज्जाद लोन, जो कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, आज उन्हें रिलीज़ किया गया। आपको ध्यान दिला दें कि ये सारे लीडर्स, जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे, उनको डिटेंशन में, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद अभी कल ये खबर आ रही थी कि सैफुद्दीन सोज को भी छोड़ा गया है, और जो उनकी वाइफ ने जो पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके बाद सैफुद्दीन सोज के ये एलिगेशंस थे कि कोर्ट के सामने झूठ बोला गया। अगर कोर्ट में सेंटर ये कहता है कि दे आर रिलीजिंग ऑल द लीडर्स, दे आर फ्रीइंग ऑल द लीडर्स, तो ये बात गलत है। क्योंकि कल सैफुद्दीन सोज के जो विजुअल्स हमने सामने देखे थे कि वो अपने घर की दीवार पे चढ़कर प्रेस से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि उन्हें घर से बाहर पुलिस निकलने को नहीं दे रही है, मीडिया से बात करने के लिए नहीं अलाउ कर रही है। तो ये डिटेंशन से रिलीज़ तो किया गया है, लेकिन ये कैसा डिटेंशन है अगर उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया जाता। रही बात सज्जाद लोन की, जिन्हें आज रिलीज़ किया गया है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जेल कोई नई बात नहीं थी, इसके पहले भी मैं बहुत बार जेल गया हूँ, तब वहाँ पर फिजिकल टॉर्चर फेस करता था, यानी कि शारीरिक रूप से हमें टॉर्चर किया जाता था। लेकिन जो ये 1 साल थे उसमें मानसिक टॉर्चर यानी कि मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ। उसके एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि समय आएगा तो उसे भी मैं शेयर करूँगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो एनिवर्सरी आ रही है 5 अगस्त की, उसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। बार बार ये एलिगेशंस लग रहे थे कि जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, वहाँ पर एक नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस बात को लिखा कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो सिविल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में जब ये लीडर्स को छोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को प्रूव करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार इस चीज़ को बताना चाह रही है कि लुक, 1 year down the line, everything is normal. We are trying to put a political process in place where all the opposition leaders have been released. तो ये एक political messaging की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बात उमर अब्दुल्ला ने कही, जब उमर अब्दुल्ला ने छोड़ा, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का मुद्दा तो हम कॉन्टेस्ट करते ही रहेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा जो मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को क्यों हटाया गया, उसे यूटी क्यों बनाया गया, यानी कि उसे यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। और उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस नहीं लाते, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उमर अब्दुल्ला का। अब उसके पीछे बार बार ये मंशा जताई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र को मदद कर रहे हैं उस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रिकनसाइल करने में, और क्या वो एक नया पॉलिटिकल कार्ड है उमर अब्दुल्ला का, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन
ये जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो अपने हाउस अरेस्ट से अब बाहर निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मीडिया से बात करेंगे तो उनके मूवमेंट्स पर कितने कर्ब्स लगते हैं ये देखना होगा कि क्या वाकई में इन्हें मीडिया से बात करने के लिए अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता। इनके जब एक्सपीरियंसेस वो पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे तो उसको लेकर सरकार का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन फिलहाल 5 अगस्त को 1 साल होंगे धारा 370 हटाने को लेकर, और उसके बाद जो एक मैसेज आ रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस, विपक्षी पार्टीज़ को अब हाउस अरेस्ट में रहकर एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू कर सकते, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से उस पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की है। लेकिन आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, वो अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं और अभी हमें ये नहीं पता कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सैफुद्दीन सोज ने कहा कि आपने डिटेंशन से, हाउस अरेस्ट से लीडर्स को छोड़ दिया है, लेकिन उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी सिविल लिबर्टीज़ का क्या होगा? अगर जो नेता डिटेंशन से बाहर आ रहे हैं और अगर उन्हें पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही है, पुलिस लोगों से उन्हें इंटरैक्ट नहीं करने दे रही है, तो ऐसे डिटेंशन से बाहर आने का क्या मायने हैं? तो सिविल लिबर्टीज़ की बहाली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन क्या वो केंद्र सरकार करने में कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। 5 अगस्त को हो सकता है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम हो और ज़रूर सरकार ये करेगी, क्योंकि वो आर्टिकल 370 को हटाना बीजेपी का कोर एजेंडा था, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी बीजेपी का कोर एजेंडा था, और दोनों की डेट्स अगर आप देखें तो कोइंसाइड कर रही हैं, क्योंकि मंदिर का भूमि पूजन भी 5 अगस्त को है, आर्टिकल 370 की जो एनिवर्सरी है जो उसको विड्रॉ करने की, वो भी 5 अगस्त को है। तो एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग सरकार अपनी तरफ से करेगी, लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल प्रोसेस की जो शुरुआत है उसकी बिगिनिंग्स हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उस बिगिनिंग में सफलता कितनी मिलेगी उसको लेकर अभी बहुत डाउट्स हैं। क्योंकि सैफुद्दीन सोज का अगर आप एग्जाम्पल देखें, अगर आप सज्जाद लोन का एग्जाम्पल देखें, तो वो दे आर एग्जाम्पल्स इन केस, एंड वट एवर स्टोरीज दे कम आउट विथ, दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। बट लेकिन अभी भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, सिविल लिबर्टीज़, वहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इसे केंद्र सरकार और जो यूटी की सरकार है वो इसे मिलकर कैसे बहाल करेगी, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी अगली खबर की ओर चलती हूँ। बॉलीवुड की दुनिया में सुशांत राजपूत की जो आत्महत्या है, उस केस में भी रोज़ नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं। अब आज की जो लेटेस्ट खबर है, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता थे के सिंह, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो सुशांत की जो गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हैं, उनके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस किया कि किस तरह से उन्होंने मेंटली हैरेस किया, उनके जो पैसे थे उसको फ्रॉडुलेंट तरीके से उनके बैंक अकाउंट से निकाला गया। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही ऐसी कंडीशंस क्रिएट की सुशांत राजपूत के लिए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। ऐसा कहना है सुशांत राजपूत के पिता के सिंह का। अब आज आपको ये बता दें कि बिहार पुलिस इस समय महाराष्ट्र में कैंप कर रही है, क्योंकि ये केस के सिंह ने बिहार में ये एफआईआर दर्ज की थी। तो अब एक टफ वॉर शुरू हो गई है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में। उसके बारे में आपको बाद में थोड़ा सा उसका डिटेल बताऊंगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अभी खबर आ रही है सुशांत राजपूत के आत्महत्या के केस में, और वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया है। और ये कहा है, क्योंकि के सिंह ने इस बात को कहा है कि सुशांत राजपूत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे और उसमें से 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने निकाल लिए हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि ये पुलिस में एफआईआर इसकी दर्ज हुई थी, तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें अब एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और उसका ये कहना है कि अब वो एक ECIR यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करेगा, और जितने भी सस्पेक्टेड जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी अगले हफ्ते। तो पूरा जो केस है उसमें कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार हो रहे हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि मुंबई में बिहार पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर 3 दिन से कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा जो मनी ट्रेल है वो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन रही बात मुंबई वर्सेस बिहार की, तो आपको ये बता दें कि मुंबई की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो ये कहती है कि नहीं, ये केस पूरा मुंबई में दर्ज हुआ था, इसलिए हम सीबीआई की जांच इसमें नहीं कराने देंगे। उधर बीजेपी का ये कहना है, क्योंकि बिहार में एनडीए और बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि नहीं, सीबीआई से इसकी जांच की मांग की है। तो ऐसे में एक टफ वॉर नज़र आ रही है। इट्स बिकमिंग अ पॉलिटिकल गेम बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार फॉर पॉलिटिकल रीजंस। आपको ये भी बता दें कि सुशांत राजपूत एक लोकप्रिय बिहारी चेहरा था,
और उनकी आत्महत्या के बाद क्योंकि एक पॉपुलर सेंटिमेंट राइड्स ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, तो इसलिए एनडीए की सरकार ने ये कहा है कि वो सुशांत राजपूत के जो पिता हैं उनके केस में उनकी मदद करेंगे। तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट को देखते हुए चुनाव भी पास है, तो एक पूरा पॉलिटिकल ओवरटोन्स ले रहा है। उधर उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि नहीं, इस केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी। तो जो ये पूरा मामला है पॉलिटिकली थोड़ा सा इग्नाइट हो रहा है, लेकिन जो लार्जर इश्यूज़ हैं कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म होता है, आउटसाइडर्स के लिए जगह नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको टोटलिटी में देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। अब क्या इस आत्महत्या के केस को हत्या बताया जाएगा? अभी ये मामला कैविएट भी फाइल किया था सुशांत राजपूत के फादर ने। उन्होंने कहा था कि उनको बिना सुने कोई भी एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि इस केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसको लेकर जो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। तो ये मामला पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अब कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बाद पूरी जो बॉलीवुड वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शेकन अप लग रही है, और जो लार्जर इश्यूज़ हैं बॉलीवुड के वो कैसे टैकल किए जाएंगे, और जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए क्या जगह है, नेपोटिज्म, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर आज बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो अपने ही ट्रैक पर चल रहा है, उस पर कितना वक्त लगता है ये अभी कहना मुश्किल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी आज की आखिरी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल ये बयान दिया था कि जो 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि इसे आगे पोस्टपोन किया जाए, और उसका रीज़न क्या दिया था? उन्होंने कहा था 2 रीज़न्स थे। एक तो कोरोना महामारी का रीज़न था कि कोरोना महामारी के चलते जो ये मेल बैलेटिंग है, यानी कि वोटिंग बाय मेल का जो प्रोसीजर की बात कही गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है, बिल्कुल फ्रॉडुलेंट है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, यानी कि डिले कर देना चाहिए। अब उनका इस बात का स्टेटमेंट देना ही अपने आप में एक ब्रीच माना जाता है प्रेसिडेंशियल डेकोरम का, क्योंकि अगर आप अमेरिकन कानून को देखें तो उसमें कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी सेनेटर्स हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है। जब तक कानून में नहीं बदलाव होगा तब तक आप उस फेडरल इलेक्शन को डीले नहीं कर सकते, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। अब इस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी रिपब्लिकन्स हैं, जितने भी उनके खुद के एलाइज हैं, उन्होंने कहा है कि ये डीले बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब लेकिन ये स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है? क्या ट्रंप वाकई में, आपको ये भी बता दें कि अभी थोड़े ही दिन पहले जो अमेरिका की इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आए थे, और जो 1930s का ग्रेट डिप्रेशन है उसके बाद जो सबसे भयानक कॉन्ट्रैक्शन अमेरिकन इकोनॉमी में देखा गया है कि लगभग 33% अमेरिका की इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, यानी कि बिल्कुल गिरावट आ गई है 33% की अमेरिकन इकोनॉमी में। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उनका सिर्फ इस बात को ये कहना कि नहीं इलेक्शन डिले कर दिया जाए, पहली बात वो प्रेसिडेंशियल डेकोरम का ब्रीच है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा हंसी उड़ रही है। सारे रिपब्लिकन नेता और जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं वो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं कि इस बात को वो ट्वीट कैसे कर सकते थे, इस बात के बारे में वो एक स्टेटमेंट भी कैसे सोच सकते थे, यानी कि वो बहुत इग्नोरेंट है। ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द लीगल इशूज़ बिहाइंड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर अमेरिकन इकॉनमी ठीक ठाक इस समय नहीं चल रही है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं? और बौखलाहट में उन्होंने ये बयान दिया, और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अमेरिकन इकॉनमी फेल हो गई है, जिसकी वजह से उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि शायद वो हार सकते हैं। तो मे बी दैट्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस नर्वसनेस एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंसर्न। और तीसरा ये कि जो जिस तरीके की बातें वो कर रहे थे कि इसको डीले किया जाए, इकोनॉमिक रिकवरी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर वो हार जाते हैं तो वो एक एस्केप रूट हो जाएगा, कि उन्होंने मेल बैलेट को फ्रॉड बताया था, जिसकी वजह से वो एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक एस्केप रूट बना रहे हैं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा कुछ ना कह पाए। और ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर मेल बैलेटिंग होती है सो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू कॉन्टेस्ट द रिजल्ट्स। इट लुक्स लाइक अ लार्ज इंडिकेशन एट द मोमेंट। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि इज़ नॉट वेरी ईजी, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो भी काफ़ी घट गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे बौखलाहट भरे स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं? क्या उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि उनके लिए 2020 का चुनाव जीतना मुश्किल है अब?
तो ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इज अ नर्वस मैन, ही कैन नॉट डिले द इलेक्शंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लीगल इंटरवेंशन, ही नोज दैट very well, but still he behaved like an ignorant man. So people are laughing at him, the people are mocking at him that why he made a statement like that. But the big question is that is he nervous? Is he sure now that he's not going to win the 2020 elections? These are all the big questions. It's not fake कि 5 बड़ी खबरों में इतना ही. You can follow me on Twitter at Needu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.